इवनिंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बुद्धि के बारे में एक इंट्रोडक्टरी क्लास लूँगी। इसमें हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि बुद्धि आखिर क्या होती है। क्योंकि मोस्टली हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो देख लेते हैं कि बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि की परिभाषा, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट एक बेस है वो नहीं बन पाता है। मतलब हम समझ नहीं पाते, रट तो लेते हैं लेकिन समझ के जो पढ़ना होता है वो एक अलग ही चीज़ होती है। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि बुद्धि का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। बुद्धि है ना, सामान्य भाषा में जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में ये कहते हैं कि बुद्धि एक ऐसी चीज़ है, जैसे मान लिया कोई बच्चा बहुत अच्छे नंबर लेके आया, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गया तो वो इंटेलिजेंट है। लेकिन मनोविज्ञान इस चीज़ को नहीं मानता। मनोविज्ञान कहता है नहीं, ऐसा नहीं होता है। वह व्यक्ति या बच्चा जो कि अपने वातावरण में बहुत अच्छे से अपना समायोजन कर ले, मीन्स एडजस्टमेंट कर ले, उसे हम बुद्धिमान कहेंगे। ठीक है, तो पहले का यही विचार मानना था लोगों का कि बुद्धि क्या है, ज़्यादा अंक लाना और बहुत अच्छा होना पढ़ाई में, यही बुद्धि है। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट आया, मनोविज्ञान कॉन्सेप्ट, तो इसमें ये कहा गया कि बुद्धि समायोजन करने की योग्यता है। ठीक है, हम कई जगह अपने जीवन में समायोजन करते हैं। ठीक है, समायोजन, समायोजन, इसको इंग्लिश में एडजस्टमेंट भी कहते हैं, एडजस्टमेंट। ठीक, अब ये समायोजन दो प्रकार का होता है। एक तो हम अपने आप को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग समायोजित कर लेते हैं। ठीक है, चाहे घर हो, अपना परिवार हो, स्कूल हो, कॉलेज जाते हैं तो हर जगह हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और या फिर तो हम अपने आप को इस लायक बना लें कि जो समाज है या हमारा परिवार है वो हमारे अनुसार जो है अपने वो हमारे अनुसार जो है अडॉप्ट हो जाए, यानी समायोजित हो जाए। तो उसके लिए भी हमें अपने आप में योग्यता लानी पड़ेगी भाई, तभी तो लोग हमारी बात मानेंगे। ऐसे क्यों मानेंगे, कौन है भैया आप, है ना। तो इसलिए अगर हम समायोजन करेंगे तो सीधी सी बात है कि एडजस्टमेंट करेंगे, और अगर एडजस्टमेंट करेंगे तो व्यवहार में परिवर्तन होगा। क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है या हम ही लोग हैं नॉर्मली अपने घर पे रहते हैं तो किस तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन अगर हम बाहर जाते हैं तो बाहर हम एक सभ्य और बहुत अच्छा इंसान बनते हैं, मतलब उस तरह से बिहेव करते हैं कि लोगों को कहीं से ये ना लगे कि नहीं इसके अंदर संस्कार नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या किया, अपने व्यवहार में परिवर्तन किया ना। और व्यवहार में परिवर्तन किया मतलब हम लोग सीख गए उस चीज़ को। ठीक है, तो व्यवहार में परिवर्तन आपने और इससे पहले भी तो डेफिनेशन काफ़ी जगह पढ़ी होगी कि व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ठीक, तो व्यवहार में परिवर्तन मतलब क्या, क्या कि हम सीख गए, सीखना। ठीक, या इसी को हम अधिगम कर देते हैं कि हमने अधिगम कर लिया। ठीक है, अधिगम। ठीक, और अगर अधिगम कर लेंगे, व्यवहार में परिवर्तन कर लेंगे, हम सीख जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हम बुद्धिमान हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएंगे, बुद्धिमान, यानी हमारे अंदर क्या है, बुद्धि है। ठीक, यही तो है, हमारे अंदर क्या है, बुद्धि। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स। ठीक, फैक्टर्स, सबसे पहला कारक होता है इसमें, तो फैक्टर्स में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले बुद्धि के जो है दो फैक्टर्स आते हैं। पहला है आपका वंशानुक्रम। सबसे पहला क्या है, वंशानुक्रम। दूसरा है वातावरण। सेकेंड नंबर पे क्या आता है, वातावरण। ठीक, वंशानुक्रम क्या है, हमारे माता पिता से जो जीन्स हम लोगों को मिलते हैं वही हमारा वंशानुक्रम होता है। आपने देखा होगा मोस्टली लोग कहते हैं कि अरे इसके मम्मी पापा ऐसे हैं इसलिए बच्चा भी सेम टू सेम अपने मम्मी पापा की तरह है। उसके गुण, व्यवहार, रंग रूप, ये सब क्या है, ये सब हमें वंशानुक्रम से मिलते हैं, मतलब हमारे माता पिता से, और हम हमारी पीढ़ी से फिर अगली पीढ़ी में, इसी तरह से इसी को जो है हम लोग वंशानुक्रम कहते हैं। तो वंशानुक्रम जो है हमारी बुद्धि को क्या करता है, प्रभावित करता है। नंबर सेकेंड देखते हैं हम लोग, वातावरण। ठीक, अब वातावरण भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। कौन कौन सा, नंबर एक हमारा भौतिक वातावरण, भौतिक, और नंबर सेकेंड है मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग वंशानुक्रम देख लेते हैं कि वंशानुक्रम का ये जो फैक्टर्स हैं क्या सच में पूरा 100% अपने आप में होते हैं। ठीक,
वंशानुक्रम मान लिया हम लोगों ने कभी देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत गोरे चिट्टे लंबे चौड़े हैं, लेकिन उनका जो बच्चा है वो नाटा हो गया या फिर क्या कहते हैं मेंटली रिटार्डेड हो गया, तो इसका क्या मतलब है? अगर वंशानुक्रम से पर ही डिपेंड करता, तो अगर वंशानुक्रम पे 100% डिपेंड करता तो फिर तो उसको अच्छा होना चाहिए, कैसे हो गया ये? मुझे याद आ रहा है, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताती हूँ। गूगल बॉय देखा होगा आप लोगों ने, नाम सुना होगा, 2-3 साल पहले काफ़ी था, केबीसी में भी गया था वो बच्चा, और उसका नाम है शायद कौटिल्य नाम है, ठीक है, और वो हरियाणा का रहने वाला है, करनाल का शायद। उसके मम्मी पापा को आप देखिए, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो मम्मी पापा उसके हैं, बहुत उसके मम्मी पापा जो हैं बहुत ही ज़्यादा एवरेज, IQ लेवल भी बहुत अच्छा नहीं है। उसकी 2 बहनें हैं और वो भी बहुत ही एवरेज बच्चे हैं, लेकिन इसका जो है ये कौटिल्य है, जो अपने आप में देखिए कितना इंटेलिजेंट है और कितना अच्छा IQ लेवल है, ठीक है। तो उसका जो IQ, इसका जो है बच्चा है ये वंशानुक्रम है। अब अचानक से इसमें जो परिवर्तन आ गया, उसके जीन्स इतने अच्छे हो गए कि उसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो वंशानुक्रम भी कभी कभी मैटर नहीं करता, मतलब 100% ये सही नहीं है, ठीक है। इसको हम नहीं कह सकते कि नहीं 100% वंशानुक्रम होता है। अगर वंशानुक्रम होता तो उसको तो अपने मम्मी पापा के जैसा ही होना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका वातावरण, ठीक। अब वातावरण में हम लोग देखते हैं 2 तरह का वातावरण होता है, एक नंबर भौतिक, नंबर सेकेंड मनोवैज्ञानिक। भौतिक वातावरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हमारे पढ़ने का स्थान है, आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, तो हम लोग पढ़ने में क्या होता है, फिर मन नहीं लगता है, या फिर बहुत गर्मी है ना, और या फिर बहुत ठंड लग रही है हमको, हम पढ़ने बैठ रहे हैं, तो क्या होगा, पढ़ाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ठीक। तो इसको कहते हैं भौतिक वातावरण। नंबर सेकेंड होता है मनोवैज्ञानिक वातावरण। कैसा वातावरण? मनोवैज्ञानिक। ये वाला ज़्यादा मैटर करता है, ठीक। कैसे? एक एग्जाम्पल देती हूँ। जो लोग मैरिड लड़की गर्ल्स हैं वो मुझे देख रही होंगी या सुन रही होंगी, वो बहुत अच्छे से समझ सकेंगे इस चीज़ को। कभी आपने नोटिस किया कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, और आपके घर में सासू माँ हैं और उनको 8 बजे खाना चाहिए, ठीक है, 8 बजे उनको खाना मिल जाना चाहिए। तो आप जब उस समय पढ़ाई कर रहे होगे, बेशक आप 6 ही बजे हैं, अभी 7 बजे हैं, लेकिन आपका क्या ध्यान क्या है, बस उसी पे रखा हुआ है। और खासकर अगर सासू माँ थोड़ा सा पैसी है, गुस्से वाली, तो उसमें क्या दिखाया जाता है, उसमें क्या है, आपको ये माइंड में कहीं ना कहीं आता रहता है कि यार मुझे 8 बजे खाना बनाना है, 8 बजे। फिर जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता जाता है ना, तो फिर उसमें क्या होता है, आप और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो दिमागी प्रेशर कहीं ना कहीं आपके मन में होता है, और प्रेशर में अच्छे से पढ़ाई हमारी नहीं हो पाती। सीखना जो होता है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसमें पढ़ते हम कम है और सोचते ज़्यादा है कि टाइम हो रहा है, 8 बज रहा है ना। तो ये मनोवैज्ञानिक वातावरण कहीं ना कहीं, ठीक। या फिर आपके बगल में बहुत ज़्यादा जो है कहीं से प्रेशर हो गया, या कोई बच्चा है सुबह सुबह उठा और उसने कहा कि मम्मी मुझे आज ये चाहिए, और मम्मी ने क्या किया, सुबह सुबह एक चाटा लगा दिया उसको, तो क्या होगा, पूरा दिन बच्चे का मूड खराब रहेगा और पढ़ने में उसका मन नहीं लगेगा। तो ये क्या कारण है, ये सारे मनोवैज्ञानिक कारण है, ठीक। तो आगे चलते हैं हम लोग। थर्ड फैक्टर, तो इसमें क्या हुआ कि वातावरण में दूसरी चीज एक और आई, बता देती हूँ आपको। जैसे भौतिक वातावरण की हम लोगों ने चर्चा की कि गर्मी है और ठंड लग रही है, या लाइट अच्छे से नहीं आ रही है, लेकिन इसमें ऐसे भी कई सारे उदाहरण आपको मैं बता सकती हूँ, या आप लोगों ने आसपास देखा होगा कि काफ़ी बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत गर्मी है, बहुत अनफेवरेबल कंडीशंस है, उसमें भी वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। और एक AC में जो बच्चा बैठ के पढ़ता है, या उसके लिए सारी सुविधाएं हैं, ऐसा तो कहीं गारंटी नहीं ली जा सकती ना कि मतलब वो 100% सीख ही लेगा, या 100% उसका जो है रिजल्ट रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वातावरण को भी कहीं ना कहीं, इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं 100% नहीं माना गया। थर्ड नंबर चीज़ आई है IQ। थर्ड नंबर आई आपकी IQ, ठीक। ये चीज़ें इसलिए भी थोड़ा सा वैलिड कम है कि इनको माप नहीं सकते हैं, लेकिन IQ को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये नंबर जो थर्ड चीज़ आई है IQ लेवल होता है, और इसकी हम माप कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कौटिल्य, ठीक। उसके फादर का इंटरव्यू मैंने देखा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि उसका IQ लेवल कितना है। चंडीगढ़ में कोई एक लेबोरेटरी है जहाँ उन्होंने उसकी IQ लेवल चेक करवाया था, तो उसका IQ लेवल 200 है, ठीक। कितना है, 200। और नॉर्मली जो होता है, अगर 140 प्लस चला जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, जीनियस। ये तो होता है, IQ लेवल अगर 140 है, 140 प्लस है, तो बच्चा वैसे भी जीनियस होगा। और कौटिल्य का कितना है, उसका 200 है, ठीक है, उसका कितना है, 200 मैंने बताया था। कौन है ये कौन है, ये गूगल बॉय, ठीक है, वैसे इसका नाम कौटिल्य है, ये 200 प्लस, ठीक। तो आप सोचिए वो कितना इंटेलिजेंट है। तभी तो जब 6-7 साल 8 साल की उम्र में बच्चे इधर उधर
कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना क्या नहीं, फर्स्ट में होते हैं या कभी कभी सेकेंड क्लास में कर जाते हैं, उस टाइम पे उस बच्चे को वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री कहीं से भी कुछ भी पूछिए। केबीसी में भी तो गया था वो बच्चा, देखा होगा आप लोगों ने, शायद 2 साल पहले की बात है। और उसके बाद फिर उसको जो है एक हरियाणा की यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र शायद है, उसने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, ले लिया। और जो चीज़ें लोग IIM और उसमें IIT के ज़माने में पढ़ते हैं, उस तरह के प्रोफेसर इस बच्चे को आके ट्यूशन देते हैं, पढ़ाते हैं। और कहीं ना कहीं वो इसके माइंड का रिसर्च भी कर रहे हैं कि आखिर इतना ऐसा क्या है जो इसका माइंड इतना तेज है। ठीक, तो ये IQ लेवल है जिसे हम माप सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। इसी अप्रोच को बढ़ाते हुए 2 साइंटिस्ट का मैं नाम आपको बताती हूँ, कैटल और हैब, ये 2 मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, जिन्होंने उस पे हमारे बुद्धि पे कुछ काम किया और कुछ सिद्धांत दिए। ठीक है, तो इन लोगों ने 2 सिद्धांत दिए। नंबर 1, तरल बुद्धि। क्या है? तरल बुद्धि, इसे हम फ्लूइड IQ भी कह सकते हैं। दूसरा है फ्लूइड। ठीक है, नंबर क्या है ये? रवेदार बुद्धि। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में क्रिस्टल। तरल तो आप लोग समझते होंगे ना, लिक्विड। ठीक, जो चीजें तरल होती हैं उन्होंने वो उस चीज को क्या कहते हैं? लिक्विड। तो इन्होंने बुद्धि को डिफाइन किया कि जो बुद्धि होती है हमारे अंदर 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 तरल बुद्धि और नंबर 2 रवेदार बुद्धि। रवेदार क्या? क्रिस्टल, जैसे कि क्रिस्टल क्या होती है? जैसे चीनी, ठीक है, मिश्री जो क्रिस्टल टाइप में होते हैं उनको क्रिस्टल कहते हैं। ठीक, तो इन्होंने ये बताया कि जो तरल बुद्धि होती है ये हमें किससे मिलती है? वंशानुक्रम से। किससे मिलती है? वंशानुक्रम। ठीक, जो तरल बुद्धि होती है हमें किससे मिलती है? वंशानुक्रम से मिलती है। और जो रवेदार बुद्धि होती है ये वातावरण से। किससे मिलती है? वातावरण से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण क्या ये अलग अलग हमारे लिए महत्वपूर्ण है या दोनों मिलाकर ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, इनका अस्तित्व तो मिलकर है साथ में या फिर अलग अलग? ठीक, तो वंशानुक्रम, मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे इसी के आधार पर पहले ये कहा जाता था कि जो बुद्धि होती है वो वंशानुक्रम प्लस वातावरण। ठीक, ये कहा गया कि जो हमारी बुद्धि होती है वो वंशानुक्रम प्लस वातावरण का योग होती है। ठीक, ये चीज बोला गया। नंबर 2 पे काफी दिनों तक तो ये मान्यता रही, लेकिन काफी कुछ दिन बाद ये बोला गया कि नहीं, ऐसा ठीक सही नहीं है। जो बुद्धि होती है वो वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होती है? गुणनफल होती है। देखिए ना, वंशानुक्रम प्लस वातावरण, दूसरा है वंशानुक्रम इनटू वातावरण। ठीक, चलिए अब हम लोग अगर ये चीज देखते हैं, इसको प्रूव करके देखते हैं कैसे। मान लिया कोई बच्चा है 10th में या 12th में एडमिशन लिया क्लास में, ठीक, उसके पापा IAS हैं, मदर उनकी डॉक्टर हैं या टीचर है, जो भी ले लीजिए, तो उन दोनों का IQ लेवल तो बहुत अच्छा है ना। तो उस बच्चे को अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छा जीन्स मिले और उनका जो है उस बच्चे की IQ लेवल बहुत अच्छी है। ठीक, यानी ये जो हो गया हमारा 100%, 100 हो गया। ओके, उसके बाद मान लिया अब क्लास में जाता है, ठीक, IQ तो बहुत अच्छा है उसका, लेकिन वो गलत संगत पकड़ गया, कहीं ड्रग्स लेता है, इधर उधर आवारागर्दी करता है, पूरा पढ़ाई नहीं करता। ठीक, तो वातावरण उसका क्या मिला? उसका 0 मिला। वातावरण क्या मिला? 0 हो गया। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 100 आ गया। तो क्या ये सही है? वो बच्चा अपनी लाइफ में कुछ कर पाएगा, अच्छा बन पाएगा या अच्छा सीख पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यानी ये जो धारणा है ये सही नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। अब किसी को इसमें रख के आप देखिए, वंशानुक्रम इसको मिला था कितना? 100। ठीक, और इंटू
वातावरण क्या हुआ था उसका, जीरो था। वातावरण कैसा था, जीरो था। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आपको पता है कि हम जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो हो जाता है, मीन्स जीरो। ठीक, उसका विकास नहीं हो पाएगा, मीन्स सीख नहीं पाएगा वो, उसका विकास नहीं हो पाएगा, जो भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये सही है। या फिर एक और बात हम कर लें, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, आप मिस वर्ड सुष्मिता सेन को सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे। तो उन्होंने अनाथ आश्रम से बच्चियां गोद ली थी 2। ठीक, उन बच्चियों का आईक्यू लेवल जो भी रहा हो पता नहीं, क्योंकि अनाथ आश्रम से आए थे वो बच्चे। ठीक, लेकिन उन्हें जो वातावरण मिला वो हेल्दी, बहुत हेल्दी वातावरण मिला। ठीक, तो वो बच्चे क्या हो गए भाई, आईक्यू लेवल जीरो तो रहा नहीं होगा उनका, है ना, और वातावरण भी बहुत अच्छा मिला। और आज उन बच्चियों को देखिए, वो बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उनका इंटरव्यू को भी आप लोग देखिए, यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं। तो वो बच्चे इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना कॉन्फिडेंस है। और आप सोचिए, अगर वो उसी अनाथ आश्रम में रहते या अनाथ होते, कहीं इधर उधर किसी अच्छे लोगों के साथ नहीं होते, उनका अच्छी सोसाइटी ना मिली होती, तो क्या आज वो इतने अच्छे होते? नहीं, कभी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी बुद्धि में, हमारे विचारों में प्रोग्रेस चाहिए, रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए, तो ये दोनों चीजें, ये दोनों चीजें, ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, मीन्स ये और ये, इसमें से कोई भी चीज जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो बुद्धि है, ये वातावरण और वंशानुक्रम का योग न होकर क्या, गुणनफल है। क्या है? गुणनफल। ठीक, तो ये राइट है, ये रॉन्ग। ओके, तो उम्मीद करते हूँ कि आप लोगों के मन में थोड़ा सा बुद्धि को लेकर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होगा। नेक्स्ट इसके अभी हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।